नमस्कार दोस्तों, ना ये ना वो, ओनली लुक माई शो। लुक माई शो में आज सूरत गुजरात से हमारे पास सिंगर पहुंचे हैं जिनका नाम है भरत सोलंकी जी। बहुत अच्छी इन्होंने एक एल्बम निकाली है, उस एल्बम के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कुछ निजी जिंदगी के बारे में। सोलंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो। नमस्कार सर। सोलंकी जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपको उस एल्बम के लिए जो आपने रिलीज कर चुके हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। तो आज हमारी ऑडियंस आपसे बहुत सारे सवाल जानना चाहती है, लेकिन शुरुआत हम यहां से करते हैं कि भरत सोलंकी को कब लगा कि मैं दुनिया में इतने प्रोफेशन है, कोई नहीं चूज करता हूं, सिर्फ सिंगिंग ही पकड़ता हूं। ये आपको कब और कैसे लगा? मैं पहले तो छोटा मोटा भजन गाने की कोशिश कर रहा था। फिर बाद में मैंने जो सिंगिंग में आगे जो सॉन्ग है वो गाने शुरू किए। तो गाते गाते मुझे ऐसा लगा कि सिंगिंग से हमारे अंदर जो कुछ उत्पन्न होता है, जो लागनी हमारी उत्पन्न होती है, उससे बहुत कुछ एहसास हमें होता है। और ये सिंगिंग तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो गॉड के साथ कनेक्शन का सिंगिंग है। तो मैंने फिर सोचा कि मैं जॉब भी करूँगा और मैं ये सिंगिंग भी इस तरह से करूँगा कि मेरे फादर जो है उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, वो भजन सिंगर थे। तो बाद में फिर मुझे लगने लग गई, ऐसी लगने लगी कि चलो कुछ बड़ा करना है। यहाँ हम शहर में, छोटे से शहर में तो हम काम कर ही रहे हैं, अब बड़े शहर में काम करेंगे। और बॉम्बे का भी मेरा सपना था कि कुछ गॉड करे कुछ अच्छा हो जाए तो मैं बॉम्बे में सिंगिंग करूँ। तो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो आप पे फिर बैठती है। थैंक यू सर। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आप जिस स्कूल में पढ़े वहीं फिर आप टीचर भी बन गए। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। या तो आप ब्लेस्ड बहुत हैं, भगवान की बहुत कृपा है आपके ऊपर, और या फिर आप मेहनती बहुत हैं, क्योंकि ऐसा वो लोग कर पाते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं या बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं या बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं। इनमें से किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? जिस स्कूल में आप पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, वहीं आप टीचर बने? मेहनत को, किस्मत को, या फिर किसी और चीज को? सर, सूरत जिले के ओलपाड़ तहसील में मेरा गांव है, बडोली गांव। और उसी गांव में मेरा जन्म हुआ। लेकिन मेरा जन्म जो हुआ वो सिंगिंग परिवार में ही हुआ कि मेरे दादाजी जो थे वो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और मेरे पिताजी भजन सिंगर थे। तो मेरे तहसील में और मेरे ज़िले में मेरे पिताजी के भजन के बहुत से लोग शौकीन थे। और मैं उसी स्कूल में पढ़ा। पढ़ते पढ़ते मैंने वो बच्चों को पढ़ाने का पीटीसी किया, प्राथमिक टीचर ट्रेनिंग पीटीसी किया। तो उसके बाद जब जॉब का अपॉर्चुनिटी आया तो मेरे गुरु लोगों ने बोला कि आप दूसरी जगह कहाँ जाओगे, हमारे गांव में ही स्कूल में जगह है, तो आप यहीं पे आ जाइए। और वैसे भी मुझे टीचर से ज़्यादा लोग कलाकार के रूप से बहुत मानते हैं। मेरा अगला प्रश्न यही था, जब आप में ये गुण था, मां सरस्वती आपके कंठ में विराजमान थी और आपके खून में भी वो चीज थी, जैसे आपके दादा की बात कर ली जाए, आपके पिताजी की बात कर ली जाए, फिर आप में भी वो चीज आ गई। ऐसे में कला को छोड़ करके आप शिक्षा के क्षेत्र में चले गए, या तो यूं कहा जाए कि आप म्यूजिक टीचर होते तब भी बात समझ में आती थी, लेकिन आप तो डिफरेंट प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये तालमेल बिठाना कितना मुश्किल था आपके लिए? ऐसे सोचा जाए सर तो स्कूल में भी जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर लोग जानते थे कि मेरे पिताजी भजन सिंगर है। तो जब प्रेयर होता था, प्रार्थनाएं होती थी, तो मुझे बुला के चलो भरत आ जाओ, एक भजन सुनाओ। जैसे मैं प्राइमरी स्कूल के बाद हाई स्कूल में पढ़ा, तो हाई स्कूल में भी मेरे नजदीक के गांव में थी, तो वहां भी मेरे पिताजी को जानते थे, इसकी वजह से मुझे जानते थे कि ये भजन सिंगर का लड़का है तो ये भजन जरूर सुनाएगा। तो ऐसे मैं जिस हाई स्कूल में पढ़ा ना सर, उस हाई स्कूल में हर रोज मेरे प्रिंसिपल सर मेरे पास ही वो प्रेयर करवाते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता। और उनको भी, उनका दिन भी अच्छा जाता था कि भरत आज मजा आ गया। तो ये जो सफर है आपका गायकी का, ये बचपन से ही आपको मिला, लेकिन प्रोफेशनली आपने गाना कब शुरू किया? प्रोफेशनली गाने के बारे में
मैंने सोचा नहीं था सर कभी। मेरे तहसील में और जिले में इवेंट होती थी, तो वहाँ पे किशोर दा के गीत, रफ़ी जी के गीत, मुकेश जी के गीत गाने के लिए मुझे बुलाते थे लोग। और उसके बाद सब लोगों ने सोचा कि ये भरत जो है अच्छा सिंगर है, अगर उसको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो बाहर की दुनिया में जा सकता है, सिंगिंग की दुनिया में जा सकता है। लेकिन मैंने तो ज़्यादा सोचा नहीं था, मेरा तो जॉब था, जॉब करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ। प्रोफेशनल में एक ऐसा एक दिन आया, वो दिन मैं भूल नहीं सकता। 2 साल पहले का दिन आया। मैडम जी, सोनाली मैडम जी ने एक ऐड दिया था कि हमारे एल्बम सॉन्ग गाने के लिए एक अच्छे सिंगर की, मेल सिंगर की जरूरत है। तो मैंने उनको वीडियो पहुंचाया था। फिर 15, 20, 25 दिन हो गया। मैंने सोचा चलो ये भी कुछ आएगा नहीं मेरे पास, लेकिन उनका मैसेज आ गया कि आप बॉम्बे आ सकते हो मेरे साथ मीटिंग करने के लिए, एक एल्बम सॉन्ग में आपको एज ए सिंगर गाना है। तो फिर मैं बहुत खुश हो गया और मनोमन मैंने माँ सरस्वती से प्रार्थना की कि आपने मेरी सुन ली, कि कुछ अच्छा अब होने वाला है। और तभी ये गाना निकला हमारी तरफ से, दिल कह रहा है ये ना किसी से। क्या बात है। दिल कह रहा है, इस गाने के ऊपर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं उस पेड़ के ऊपर जिसकी टहनी हमारे पास पहुंची है। मैं आपके पिताजी के बारे में, आपके दादाजी के बारे में जरूर सुनना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने आपने उनका 2-3 बार जिक्र किया है, क्योंकि उन्हीं की शिक्षा दी हुई है कि आज मुंबई में एक स्टूडियो में बैठ करके पॉडकास्ट कर रहे हैं और आगे का जो आपका सफर है बहुत गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला आपका। तो मैं उन 2 महाविभूतियों का नाम जरूर जानना चाहूंगा। मेरे दादाजी का नाम बेचर भाई है और मेरे पिताजी का नाम अंबू भाई है। और दादाजी जब थे उस समय तो मैं क्या बताऊं सर, कुछ भी नहीं था सिंगिंग के लिए मतलब ना, आज तो सिंगिंग में बड़े बड़े माइक्स आ गए हैं, इकोस वगैरह सब सिस्टम आ गई है। पहले ऐसे सिस्टम में नहीं थी। शिव मंदिर या किसी बड़े बड़े मंदिरों में भजन होते थे, तो भजन के लिए भी सब हारमोनियम, तबला, माइक की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी वो लोग जब गाते थे तो उनकी आवाज कई जगह पे फैलाती थी, सुनाई देती थी। तो मैंने भी सोचा कि मेरे पिताजी और दादाजी ने सिंगिंग में ये काम किया है, तो मैं भी उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्या मेरे घर के अंदर भी एक ऐसा माहौल रहे ताकि उनकी यादें सदा मेरे घर में बनी रहे। सर, अक्सर हमने सुना है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जी है ना? तो हमारे टीचर ही घर में हो जाएं तो हम उतना सीरियसली सीखते नहीं है चीजों को। जैसे जी। पिताजी टीचर थे, दादा टीचर थे, तो हो सकता है आपने सीरियस ना लिया हो। तो क्या जिंदगी में कभी आपने कोई गुरु भी धारण किया है कि मैं एक गुरु शिष्य परंपरा के तहत भी सीखता हूँ? जब मेरे पिताजी भजन सिंगर थे, वो मुझे भजन में ले जाते थे और ले जाते थे तो 9 बजे से करीबन 3, 4 या 5 बजे तक भजन चलते थे। तो लास्ट का जो पार्ट रहता था, लास्ट में पिताजी मुझे बोलते थे, भरत इधर आ, चलो एक सुना दो। तो आखिर में मुझे 5-10 मिनट मिलती थी भजन सुनाने की, तो मैं सुनाता था। तो उनके जो दोस्त थे पिताजी के, पिताजी को बोले कि भरत तो अच्छा है, उनके पास राग और अच्छा गा रहा है, ताल भी बहुत अच्छी है, सुर में गा रहा है, तो कुछ करो उनके लिए। तो मेरे पिताजी के दोस्त थे, अच्छे संगीत के जानकार थे। तो पिताजी ने बोला उनको कि थोड़ा पॉलिश करने की जरूरत है भरत को, उसको सीखने की थोड़ी जरूरत है। तो मुझे उन गुरुओं के पास भेजा, तो मैं ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सीखा हूँ उनके पास। और मेरे जो स्कूल है उनमें जो प्रोग्राम्स रहते हैं कई बड़े बड़े सिंगिंग के, तो जजिस के लिए मेरे तहसील में और मेरे जिले में मुझे ही पसंद करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि भरत जी सिंगिंग में अच्छा जानते हैं और जो बच्चा अच्छी तरह से सिंगिंग करेगा वो उनको ही आगे ले जाने में हेल्प करेंगे। तो इसी तरह से मेरे टीचर्स लोग भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं, तहसील के टीचर भी और डिस्ट्रिक्ट के टीचर भी। वो लोग हफ्ता हो जाता है, 10 दिन हो जाता है, मैं वीडियो व्हाट्सएप पे नहीं रखता हूँ, तो वो लोग मैसेज करेंगे, भरत जी क्या हुआ? मैंने बोला बोलो वीडियो नहीं आया आपका। अरे यार आपका ही सुनते हैं हम लोग। तो मैं उनसे इतना प्रभावित हूँ और वो लोग भी मेरे लिए अच्छी दुआएं करते हैं कि भरत जी
अच्छे सिंगर बने और बॉम्बे जैसे बड़े शहर में, बॉलीवुड के शहर में एक अपना अच्छा सॉन्ग गा के हमारे तहसील का, जिले का, अपने गांव का नाम रोशन करें। क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ कि गुरु का एक बार नाम भी अगर इस पॉडकास्ट में भी लेना चाहते हैं तो एक बार जी सर। वो भी जरूर लीजिए। हाँ हाँ, मेरे जो गुरुजी हैं शरद शास्त्री जी, जिनके पास मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन 1 साल सीखा हूँ मैं। फिर जब मैं कॉलेज करता था सूरत में, तो उनका घर मेरे कॉलेज के पीछे ही था। तो मेरा कॉलेज खत्म हो गया, फिर मैं गांव आ गया और कॉलेज खत्म होते ही मुझे जॉब लग गई। तो 1 साल में उनके पास सीखा। मेरे पिताजी थे, वो 2015 में वो गुजर गए। उसके बाद आपको मैं कहूँ ना कि मेरे सिंगिंग को संभाला है मेरे बड़े भैया ने, जो हमारे साथ है। तो उन्होंने हर इवेंट में जाना होता है तो वो मेरे साथ, मेरे पीछे पड़े रहते थे। अरे भाई हमें इवेंट में जाना है, गाना गाना है, चलो बैठ जाए, प्रैक्टिस करें। तो इसी तरह से हम करीबन 3 भाई और 2 बहनें थी। इनमें से आज हम, एक मेरी बड़ी दीदी है और मैं और मेरे भैया हैं, बड़े भैया। तो जो मेरे भाई और बहन थे गुजर गए, वो भी अच्छा गाते थे। हम सब बैठ के सब, उनके पास भी अच्छा सिंगिंग था, लेकिन गॉड ने उनको अपने पास बुला लिया। तो इसी तरह से मेरे घर का माहौल भी ऐसा है कि जब तक मैं रियाज ना करूं, एक दिन भी मेरा खाली जाए तो मेरी मम्मी, मेरी भाभी, भाई का लड़का, सब लोग घर में बोलते हैं क्या हुआ आज। बोले क्या हुआ, क्यों आपका कुछ बज नहीं रहा। तो हर रोज मेरा रियाज रहता है और हर रोज उनको भी कुछ ना कुछ नया देने की मैं कोशिश करता हूँ। सब लोगों का प्यार बहुत मुझे मिला है। थैंक यू सो मच। जैसे आपने बताया कि आपके भैया को आपकी सारी स्थितियां परिस्थितियां पता ही रहती हैं, तो भैया को उस लड़की का नाम पता है जो पहली आपको पसंद आई थी? वो नहीं बताया होगा ना अपने भैया को? ऐसे तो बताऊं मैं कि उन्होंने मुझे एक बात सही बताई कि सिंगिंग में जैसे भी अपना नियत साफ रखोगे तो अपना सिंगिंग इतना आगे जाएगा और तुम भी सिंगिंग के साथ बहुत आगे जाओगे। तो जब हम प्रोग्राम, सिंगिंग का प्रोग्राम करें तो हमें इसी में फोकस रहना चाहिए और अपना फोकस हिल जाता है ना। तो आप कहना यही चाहते हैं कि जितने भी सिंगर की गर्लफ्रेंड है या कुछ दोस्ती है तो उनका फोकस हिला हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा बताइए ना। सिंगिंग वो चीज है सर कि अगर हम अच्छा गा लेते हैं तो कोई ना कोई गर्लफ्रेंड हो ही जाती है। अरे आप तो इतने हैंडसम है और अच्छे सिंगर है तो डेफिनेटली आपको जरूर ऑफर आया होगा। तो मैं यही पूछ रहा हूँ भैया को पता है या नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो आज पॉडकास्ट में ये भी अनाउंस करते हैं कि भैया हमें ऑफर आते रहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम अपने रास्ते पे ही चलेंगे, रास्ते से भटकेंगे नहीं। नहीं नहीं, हमारा जो, हमें जो माँ सरस्वती ने दिया है कि यहाँ करोड़ों लोग हैं हमारे देश में, सबके पास अच्छी आवाज, अच्छी चीज नहीं है। फिर भी जिसके पास आवाज नहीं है वो भी गाने की कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। तो हमारे पास तो आवाज है तो हम तो थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो कितने आगे जाएंगे। और माँ सरस्वती का दिया हुआ प्रसाद है जिसको हम नियति से और एक वफादारी से निभाए तो उसमें तो और हमें खुशबू मिलने। खैर ये कुछ मजाक होता है हमारे पॉडकास्ट को हल्का फुल्का बनाने के लिए, और जी, जैसे जी, कि हमने पहले ही कहा था कि शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। हाँ, और हाँ। दोबारा अच्छा कोई एक बड़ी एल्बम लेके आइए फिर से आपके साथ पॉडकास्ट। नहीं, एक बात सही है सर कि जो सिंगर सिंगिंग करना चाहता है और सिंगर बनना चाहता है, आपने जो बोला वही बात सही कि उसको फ्रीली होना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। तभी अपने, अगर टेंशन में रहेंगे तो जो बात बोलनी है, जो कहना है, जो गाना है, वो गाना निकलेगा नहीं। अगर वो खुशी से अपने, जो अपने पास है वो चीज को दिखाने के लिए पूरी ताकत से वो अगर काम करेगा तो बिल्कुल सफलता के शिखर तक पहुंचेगा। मैं आपसे सहमत हूं आधा। ये बात केवल सिंगिंग पे लागू नहीं होती है, दुनिया में कोई भी आर्ट है वो अगर आप टेंशन के साथ करते हो तो फिर आप आर्ट नहीं कर रहे। जी सर, बिल्कुल। टेंशन लेने के लिए 9 to 5 वाला जो काम है ना, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग कोशिश करते हैं कि मैं जॉब छोड़ दूं, जॉब छोड़ने की ट्राई करते हैं, छोड़ नहीं पाते, टेंशन का काम उनका है। आर्ट तो टेंशन का काम है ही नहीं। अगर आप
टेंशन लेके आर्ट कर रहे हो तो फिर टेंशन में ही सब कुछ घुल जाएगा, आर्ट भी आपका घुल जाएगा। तो ये आपने सही कहा, लेकिन ये बात सिर्फ सिंगिंग पे नहीं, मिट्टी का जो घड़ा भी बनाता है ना, वो भी एक आर्टिस्ट है। हाँ सही। वो भी अगर टेंशन में काम करेगा तो काम होगा ही नहीं। हाँ हाँ टेंशन लेने वालों के लिए दफ्तर बने हुए, ऑफिस बने हुए, टेंशन लें, पैसा कमाएं। जैसे आपके दादा, आपके पिताजी का इस फील्ड से होने से आपको बहुत फायदा मिला, मतलब स्कूल की बात कर ली जाए या कॉलेज की बात कर ली जाए, जॉब की बात भी कर ली जाए, तो उनका इस फील्ड में होने का आपको बहुत फायदा मिला। ये तो गांव की बात हो गई, सूरत की बात हो गई, लेकिन मुंबई में कोई दादा, कोई बाप, कोई दोस्त आपका है नहीं। ऐसे में आपको किसी का एक मैसेज आता है और फिर वो काम हो भी जाता है, और काम होते होते वो एल्बम तैयार भी हो जाती है, और फिर एक स्टूडियो में आके बैठ पॉडकास्ट भी करते हैं आप। जी सर। तो इसको क्या नाम देना चाहेंगे आप? सच बताइए सर, तो बताऊं सर, तो ये बात है कि सोनाली मैडम जी ने जब मुझे एल्बम के लिए बोल दिया कि भरत जी हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होगा, नया गाना बनेगा और वो आगे भी जाएगा, उन्होंने मुझे गाना दिया। जैसे मुझे गाना दिया, सच बताऊं सर, 15-20 दिन मैंने इतनी मेहनत की इस गाने में। सब काम मैंने शाम को स्कूल से आता था, हारमोनियम लेके बैठ जाता था वही गाने के लिए, कहीं सुर ऊंचा ना हो जाए, कहीं नीचा ना हो जाए, कहीं मैडम जी ये ना बोले कि ये गलत है वो गलत है। इसकी वजह से मैंने बहुत मेहनत किया, और जब स्टूडियो में हम गए तो अच्छे से उन्हें गा लिया। और मुझे एक माँ सरस्वती की दया से एक ऐसे मित्र सोनाली जी मिले जिन्होंने मुझे आगे ले जाने के लिए बहुत से रास्ते दिखाए, और सोनाली जी का भी मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ उनको, बहुत बहुत शुक्रिया है। जिस शख्सियत का नाम ले रहे हैं आप, जैसे मैं आपके पिताजी, आपके दादाजी की बात कर रहा था, ऐसे सोनाली जी का जिक्र भी जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि सोनाली जी अपने में एक ऐसी शख्सियत हैं, इतनी पॉजिटिव, सिंगर तो बाकमाल है ही वो, हाँ हाँ हाँ। वो शख्सियत भी बाकमाल है, और ऐसे लोगों का सानिध्य मिलना ये आपके लिए, ये हम जैसे लोगों के लिए बड़ी बात है। अभी दोस्तों जाना आपने भरत जी का कुछ निजी जीवन, अब उस एल्बम के बारे में जरूर जिक्र करेंगे या उनका गाना जरूर सुनेंगे जिसके लिए आज ये हमारे पास पहुंचे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये दिल कह रहा है, ये एक नाइंसाफी हो जाएगी उस राइटर के साथ भी, उस म्यूजिक कंपोजर के साथ भी, अगर उनका जिक्र ना किया जाए। तो मैं खुद राइटर हूं, मैं खुद लिरिक्सिस्ट हूं, तो मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट में सबसे पहले तो नाम लिया जाए उस गीतकार का जिसने इसको जन्म दिया। दिल कह रहा है गीत जो लिखा है वो गीतकार है नमन परीख जी, और म्यूजिक डायरेक्टर है फैसल कुरैशी जी। नमन जी और फैजल जी, आप दोनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बाकी टीम तो आपकी यहाँ पहुंच चुकी है, और उम्मीद करते हैं कि आप भी स्टूडियो में कभी न कभी जरूर आएंगे। तब थोड़ा सा सर आगे बढ़ते हैं। दिल कह रहा है अपने आप में ही मुझे कुछ इसमें रोमांस की खुशबू आ रही है। जी सर। मुझे लगता है रोमांटिक खुशबू होगा ये। हाँ हाँ ऐसा कुछ फ्लेवर है गाने का? हाँ, वो रोमांटिक सॉन्ग है। रोमांटिक सॉन्ग है। तो आज मैं अपनी ऑडियंस से खास तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दिल कह रहा है गाने का लिंक हम आपको अपने इस पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। गाना जरूर सुनिएगा, क्योंकि गाना बहुत बेहतरीन है, म्यूजिक बहुत बेहतरीन है, और गाना लिखा बहुत खूबसूरत गया है। इसलिए मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा सर कि हमारी ऑडियंस को उस गाने की 2 लाइनें अगर आप सुना पाए तो बड़ा कमाल का काम हो जाएगा हमारे लिए। जी जरूर सर, सुनाऊंगा मैं। दिल कह रहा है ये ना किसी को गुर्बत बढ़ रही है अब तुझसे हर दफा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कंपोजिशन कमाल की, और आपने गाया भी कमाल का है। तो सर जैसे हारमोनियम देखता हूँ तो मुझे एक गजल की बड़ी इच्छा होती है कि सुनो हारमोनियम पे कि मैं तो हवा हूँ, वो गजल अगर आप सुना पाए तो बड़ा कमाल का काम ये भी हो जाएगा। जी सर, गजल बहुत बढ़िया है ये, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, बहुत बढ़िया लिखा है और बहुत बढ़िया गजल है। कोशिश करता हूँ मैं आपको सुनाने की सर। जी जी जी। मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, मैं तो हवा हूँ
किस तरह पहरे लगाओगे, महसूस ही करोगे मुझे, छू न पाओगे, मैं तो हवा में किस तरह पहरे लगाओगे। क्या बात है सर, थैंक यू सर। बड़ी कमाल की आवाज आपको माँ सरस्वती ने दी है। और मैं चाहता हूँ कि इस आवाज को, आप मुंबई आ ही गए हैं तो थोड़ा सा और भी आगे बढ़िए। जी सर। आवाज अच्छी है और आपको शिक्षा दीक्षा भी अच्छी है इस फील्ड में, आपके दादाजी से, आपके पिताजी से आपको शिक्षा भी मिली है, तो म्यूजिक से आपका जुड़ाव रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरी और मेरी पूरी टीम की हार्दिक शुभकामनाएं है कि थोड़ा सा और आगे भी इस एल्बम के बाद भी आपके बैक टू बैक गाने आते रहें तो और खुशी होगी हमें। जी सर। तो आज आपकी टीम में मैं देख रहा हूँ कि आपके ब्रदर भी आए हैं, सोनाली मैम भी आए हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो 2 मिनट सोनाली मैम से भी बात कर ली जाए। तो सर, जैसे कि हमारी एक परंपरा है, हमारे शो में जो भी गेस्ट आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे हमारे शो का नाम है लुक माई शो, और उसकी टैगलाइन भी है, ना ये ना वो, ओनली लुक माई शो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सिंगर हैं तो इसे गा के बताएं तो ज्यादा ही खूबसूरत हो जाएगा। न ये न वो, ओनली लुक माय सो, न ये न वो, ओनली लुक माय सो। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में इतना वक्त आपने दिया, Thank you, थैंक यू। हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जिंदगी में आगे बढ़ें और फिर से आपके साथ पॉडकास्ट करने का Thank you मौका so much. मिले। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार। आपसे पिछले पॉडकास्ट में हमने वादा किया था कि फिर कभी मुलाकात होगी, और जी। आज वो समय आ ही गया कि फिर आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल। और आपसे एक शिकायत है पहले तो हमें। क्या शिकायत बोलिए? शिकायत ये है पूरी टीम को कि आप एक एक साल में या 6-6 महीने में स्टूडियो आते हैं। वो तो आप बुलाते नहीं हैं। आप बुलाएंगे तो हम रोज आ जाएंगे। आप कितनी पॉजिटिव एनर्जी है कि हमें लगातार चाहिए वो। बिल्कुल, अगर ऊपर वाले ने चाहा हाँ। तो बस लगातार ये मेंटेन होता रहेगा। क्या ऐसे। बात है, बहुत बढ़िया बात। और सबसे पहले आपको पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं, जो आपने एल्बम निकाली है Thank you. दिल कह रहा है। दोस्तों, दिल कह रहा में जैसे हमारे साथ अभी बैठे थे भरत सोलंकी जी, और उनकी जो मेल सिंगर होते, फीमेल सिंगर हैं सोनाली दत्ता जी। तो इस गाने के बारे में, इस एल्बम के बारे में आज हमारे दर्शकों को क्या खास बात बताने वाली हैं? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत दिन से मतलब मैं खुद ही एक एल्बम के बारे में सोच रही थी कि ऐसा एक खुद का गाना भी बने। यू नो, मींस फिल्म सॉन्ग तो हम गाते ही हैं, जैसे सारे शोज भी हम करते हैं, तो वहां पे हम पॉपुलर जो भी सॉन्ग्स हम गाते हैं, लेकिन अपना जो एक आइडेंटिटी है कि मेरा खुद का क्या है, तो वो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं ऐसा एक गाना करूं। तो सोच के फिर मैंने कई जो मेल सिंगर्स हैं सबको मैंने अप्रोच किया था। अप्रोच करने के बाद फिर ये भरत सोलंकी जी, इनसे मेरी मुलाकात एक रिकॉर्डिंग के दौरान हुई थी बॉम्बे में। तभी मैं इनको पहचानती नहीं थी, मैं किसी और म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू मैं आई थी उस गाने को रिकॉर्ड करने। तब वहां पे एक्चुअली गाना भरत सोलंकी जी का ही था, तो उन्होंने बोला था कि म्यूजिक डायरेक्टर को आप किसी अच्छे लेडी सिंगर को वहां पे बुलाइए, फीमेल सिंगर। तो वो म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे कॉल किया, तो मैं वहां पे गई, तो वहां उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तब उस रिकॉर्डिंग के दौरान जब रिकॉर्डिंग फिनिश हो गया, तो उसके बाद भरत जी ने मेरा नंबर लिया। तो उसके बाद जब नंबर एक्सचेंज हुआ, वो मुझे वीडियोस वगैरह भेजते रहते थे कि मैम मैं ये गाना कर रहा हूँ, आप थोड़ा सुन लीजिए, ये कर लीजिए, मतलब भेजते रहते थे। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था कि मतलब न्यू सिंगर जो इतने दूर से हैं, सब भेजते रहते थे। तो जब मैंने प्लान किया था वो एल्बम के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको अप्रोच करूं। यहाँ तो बहुत सिंगर्स के साथ मैं काम कर चुकी हूँ ऑलरेडी, क्यों ना एक नया जो सिंगर है, मतलब जो बाहर के हैं, जिनकी इतनी इच्छा है म्यूजिक में आगे आने की, क्यों ना मैं उनको एक मौका दूं। तो मैंने उनको पहले एक ऐसे छोटा सा एक भेजा था गा के, कि आप गा के कुछ भेजो, ये गाना कैसे आप गाते हो। तो उन्होंने, बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने सोचा कि इनको मौका दिया जाए। तो तभी मैंने भरत जी को मैंने मौका दिया, और वो एल्बम मतलब सक्सेस भी है, और उसको हम
वापस से हम रिलीज कर रहे हैं उस चीज को, उस एल्बम को। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इस एल्बम में कि आपने एक ऐसी एक कोशिश की है जो कि लुकमय शो भी करता है। सिमिलर सी कोशिश की, जैसे हम भी ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो अपने आप में अलग काम कर रहे हैं, जो अलग एक पहचान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हो यहाँ आए, अपनी कहानी लोगों तक बताएं, कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने वो। ठीक ऐसे भी आपने एक मेल सिंगर को सूरत से ढूंढ निकाला। सूरत से ढूंढ निकाला, और इसके पीछे और भी एक रीजन है कि मैंने देखा कि एक इंसान जो मतलब एक प्रोफेशनली ही इज अ टीचर, प्रोफेशनली वो टीचिंग करते हैं, लेकिन उनकी इतनी मतलब इंटरेस्ट है, चाहत है कि मैं गाने में, म्यूजिक में कुछ आगे करूं, बढ़ूं। आप सोचो 9 to 5 जो जॉब वाले हैं, तो इनका भी, भरत जी का भी वही है कि वो भी तो सुबह उनको स्कूल जाना पड़ता है, तो वो भी टायर्ड हो जाता है। वो एक इंसान है अल्टीमेटली, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर इतना जुनून है कि नहीं मैम, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं टीचिंग करके भी मैनेज कर सकता हूँ। वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा था। नहीं, वो टीचर तो बाय मिस्टेक बने वो। हाँ, एक्चुअली उनको सिंगर ही बनना है। टीचर तो बाय मिस्टेक बने, करेक्ट। ये चीज आपने एकदम सही कहा। कुछ गलतियां हो जाती हैं हमसे, हाँ। जिनकी सजा में टीचिंग के रूप में या दूसरे रूप में मिलती है। दूसरे रूप में और होते हम कलाकार ही हैं। नहीं, हम इसको डेस्टिनी भी बोल सकते हैं आप। डेस्टिनी हमें नहीं, डेस्टिनी भी बोल सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि ईश्वर ने आपके लिए रोजी रोटी का एक माध्यम बना दिया। जी। उसको रोजी रोटी तक ही रखिए। बाकी जो आपका जो ड्रीम है, जो सपना है, उसको मत मरने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुंबई में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सब कुछ होने के बाद मरने से पहले कहते हैं यार मुंबई जरूर जाना है, और कुछ करके कोशिश करके देखते हैं। तो बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। आप मुंबई आए और आप लोगों ने काम किया साथ में, और गाना बड़ा खूबसूरत उन्होंने गाया, बहुत अच्छा। तो उसका फीमेल वर्जन आपने गाया? फीमेल वर्जन नहीं, ये एक्चुअली डुएट सॉन्ग है। अच्छा, डुएट सॉन्ग है। दिल कह रहा है ये ना किसी को, तो ये डुएट है? हाँ, ये डुएट है, ये रोमांटिक नंबर है। तो मैंने और भरत जी ने एक साथ में गाया। क्या बात है। तो आज हमारी ऑडियंस भी चाहेगी और हमारी टीम भी चाहेगी कि वो गाना आप भी जरूर गुनगुनाएं। अच्छा। एक लाइन गुनगुना देती हूँ, और ये थोड़ा सा रोमांटिक मतलब मूड का है, रोमांटिक मूड सॉन्ग है, लेकिन इसमें थोड़ा वेस्टर्नाइज भी थोड़ा सा किया गया है। कि मतलब स्लो टाइप, स्लो सॉन्ग है, बट इसमें थोड़ा सा वेस्टर्न जो वॉइस का जो है वो मिक्स करके हमने वो चीज किया, थोड़ा फील दिया, ताकि यंग जनरेशन भी इस गाने को सुने। एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं इसको। हाँ, एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं आप उसको। हम ऐसे ही लता जी, आशा जी या अलका जी टाइप के भी रोमांटिक हम बना सकते थे, लेकिन हमने रोमांटिक तो बना, लेकिन उसको थोड़ा सा वेस्टर्न, आज के जमाने की थोड़ा सा टच दिया। तो मैं 2 लाइन सुना रही हूँ। दिल कह रहा है ये ना किसी को, गुर्बत बढ़ रही है। आप इतना अच्छा गाती हैं, रियाज तो आप करती ही हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आप प्रभावित किन से हैं? सिंगर्स की बात करो, किस फीमेल सिंगर से आप प्रभावित हैं कि मैं यार वहां तक पहुंचना चाहती हूँ? ऐसा भी पहले तो मतलब उनका, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं लता जी, मतलब वो तो माँ सरस्वती थी और हमेशा रहेंगी। लता जी से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और अभी के सिंगर में से आप बोलेंगे तो श्रेया घोषाल। आई जस्ट लव हर वॉइस, शी इज सो डेडिकेटेड। उनके जैसा बनना चाहती हूँ। नहीं, मैं पहले प्रश्न से तो आपका जो उत्तर था वो ठीक था, लेकिन सेकंड वाले में पार्शियलिटी कर रही हैं। आप दोनों एक स्टेट से हैं, तो सोच रही हैं कि मैं श्रेया घोषाल का नाम अरे नहीं, तो लता जी भी लता जी तो महाराष्ट्रियन थी, राइट? नहीं, मैंने बोला ना, पहला तो ठीक है कि लता जी के बारे में आपने बोला, ठीक है, लेकिन सेकंड आपने श्रेया घोषाल का नाम ले दिया। बोलना ही है श्रेया, क्योंकि बंगालीज लोग हम म्यूजिक में आगे होते हैं। तो फिर पार्शियलिटी हुई ना ये तो। नहीं, पर इसको पार्शियलिटी बोले तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी देखो मेल सिंगर्स में अरिजीत सबसे ज्यादा ऊपर है। म्यूजिक डायरेक्टर में देखो प्रीतम जी सबसे ज्यादा ऊपर है। सब है कौन? सब बंगाली है। तो हम क्या करें, जब हमारी मिट्टी में, बंगाल की मिट्टी में माँ सरस्वती बसते हैं, तो इसमें पार्शियलिटी नहीं, ये तो मजाक की बात थी। लेकिन बंगालीज जो लोग हैं वो ब्लेस्ड हैं इतने माँ सरस्वती की तरफ से। मतलब आप इतना वहाँ पे आर्ट तो बहुत ज्यादा, आर्ट मतलब कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी जैसे कहा था कि हमारे उधर शादी होती है तो लड़के वाले आके पूछते हैं कि आपको गाना आता है, या म्यूजिक कुछ आपको बजाना आता है, या आपको डांस करना आता है। कुछ ना कुछ कल्चरल म्यूजिकली आपको होना चाहिए, तभी लड़की की अच्छे घर में शादी होती है, वरना नहीं। और ये सच बात बता रही हूँ। आप बंगाल में चले जाओ,
99% लोगों के घर में आपको हारमोनियम तबला मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि अभी भरत जी ने भी एक गाना हमें गा के बताया, ना ये ना वो, ओनली हाँ। लुक माय शो, उनकी कंपोजिशन अलग थी। तो आप वही कंपोजिशन तो गा के नहीं बताने वाले। नहीं, वो तो उनकी कंपोजिशन। हाँ, आप अपनी कंपोजिशन में बताइए, ना ये ना वो, ओनली लुक माय शो। ओके। ना ये ना वो, only look my show। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank और इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट चलते चलते और कर दूं, आप इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स को गवाती हैं, इतने अच्छे आप टीम बना रही हैं, क्यों ना हमारे लिए एक छोटा सा जिंगल तैयार कर दें इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये भी रिक्वेस्ट आपका सर आंखों पर मैं कर दूंगी। चलिए, बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।